1996 में जुलाई से लेकर नवंबर तक हमको लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अभी फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर एक चीज बननी है जिसको हम कहते हैं बुल ट्रैप। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है सो मार्केट उस टाइम पे क्या बना रहा होता है, बियर ट्रैप बना रहा होता है। यहाँ तक तो ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर कंटिन्यू फॉल करता तो ऐसा आता हुआ हमको दिख सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी हिस्टोरिक लूजिंग स्ट्रीक के करीब है। अगर फरवरी में भी अगर ये मार्केट गिरता है तो 1994 के बाद ये पहली बार होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार 5 महीनों तक गिरेगा। तो क्या एक बड़े क्रैश का इंडिकेशन है या जस्ट एक करेक्शन है, डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे। हम ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि जो भी मार्केट क्रैश कर रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है, पिछली क्रैश की हिस्ट्री क्या रही है, कौन से सेक्टर है जो लगातार फॉल कर रहे हैं, कौन सा आपके फेवरेट स्टॉक है जो अपने टॉप से काफी अच्छे करेक्शन में है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है एंड एट द एंड मेरा क्या इस पर ओपिनियन है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि भाई इंडियन मार्केट की अभी फिलहाल में क्या हालत चल रही है और आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग मेरे पीछे चार्ट देखोगे, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप देखोगे लगातार 5 महीनों से लगातार मार्केट गिर रहा है, 1 2 3 4 5, और फरवरी मंथ में अगर ये मार्केट क्लोज करता है नेगेटिव में तो पिछले 28 सालों में ये पहली बार होगा कि मार्केट लगातार 5 महीने गिरा। और इंडियन स्टॉक मार्केट के 34 साल के इतिहास में अगर आप देखोगे तो ये दूसरी बार है कि लगातार 5 मंथ में मार्केट गिर रहा है। तो बहुत रेयर सिचुएशन है, बहुत रेयर कंडीशन है। क्या ये सच में क्रैश है या एक करेक्शन है, इसको अभी अपन डिटेल में समझेंगे। और जब भी मार्केट के अंदर ऐसी गिरावट आती है तो उस समय हर कोई डर रहा होता है, लेकिन हमें हमेशा हिस्ट्री को देखना चाहिए और हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए कि हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है या प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ है। उससे हमको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अगर मैं पास्ट के कुछ इंसिडेंट के बारे में बात करूं या पास्ट के कुछ आपको रिकॉर्ड बताता हूं जो भी क्रैशेस आए हैं। सबसे पहला हर्षद मेहता स्कैम 1992, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से 40% तक गिरा था। दूसरा .com बबल जो कि 2000 से लेकर 2002 के बीच में हमें देखने को मिला, जिसमें जो टेक स्टॉक गिरे और टेक स्टॉक की वजह से ग्लोबली मार्केट पूरा तरीके से गिर गया था, जहां पर $1 बिलियन का लॉसेस मार्केट को फेस करने पड़े। तीसरा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर कोलैप्स आपने सुना होगा। उस टाइम पे मार्केट जो है अपने ऑलमोस्ट, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करोगे तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 50% तक का क्रैश कर गया था। चौथा जो कि आप सभी लोगों ने देखा है, जितने भी नए इन्वेस्टर है उन्होंने देखा है, 2020 के अंदर मार्च में जब क्रैश आया था तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स आप कहोगे तो 40% तक गिर गया था, क्योंकि यहाँ पर सभी को लग रहा था कि ग्लोबली जो है पैंडेमिक है और ग्लोबली जो है हमको यहाँ पर लॉकडाउन देखने को मिल सकता है, जिससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। और ऑलमोस्ट सभी के सभी मार्केट वहां पर बहुत बुरी तरीके से क्रैश किए थे। पांचवा, अभी का मार्केट करंट सिचुएशन में जो आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, आप खुद ही देख रहे हो, लेकिन अभी मार्केट 13 से 14% ही क्रैश किया है। क्या ये बड़े क्रैश में टर्न आउट होगा? थोड़ा सा निफ्टी की हिस्ट्री को भी देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर निफ्टी की हिस्ट्री की बात करें, 1990 के बाद से 2 बार ऐसा हुआ है कि हमको 5 या 5 महीने से ज्यादा की लगातार गिरावट देखने को मिली हो। पहली सबसे लूजिंग स्ट्रीक हमने देखी थी, सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक होती सितंबर 1994 से लेकर अप्रैल 1995 तक, ये लगभग 8 महीने का लूजिंग स्ट्रीक था। यहाँ पे 31.4% तक का मार्केट कंटिन्यू गिरा था। और दूसरी बार 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर तक हमको लगातार गिरावट देखने को मिली थी, जहां पर मार्केट ऑलमोस्ट 26% तक का गिरा था। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। अभी आप यहाँ पर अगर देखोगे सो मार्केट यहाँ पे जो फॉल किया है, ऑलमोस्ट अक्टूबर से फॉल चालू है, तो ऑल टाइम हाई से मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ऑल टाइम हाई से अभी जो मार्केट फॉल किया है विच इज ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 14% के आसपास, यहाँ पे 14.32% के आसपास का फॉल किया है। एंड ये पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले जो मैंने आपको बताया उसमें अभी बहुत कम है, ये उसका 50% ही है। और अगर ये गिरना चाहे तो और गिर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये एक बहुत अच्छे नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। इसको मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल डेली के टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 22,547 के आसपास एज ऑफ टुडे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 920 के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ट्रेंड है बहुत नेगेटिव है, और ऑलमोस्ट हमको यहाँ से 22,000 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। हो भी सकता है कि हमको 21,500 या 21,000 का लेवल भी टेस्ट होते हुए दिख जाए अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो। ठीक है, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन डे है, इलेक्शन डे का लो ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास का हमारे पास है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अभी इस टेरिटरी में आ चुका है। जब पहली रेंज बनी थी अब उसी रेंज के अंदर वापस आ चुका है। तो अभी भी हमको मार्केट ऐसा दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से और नीचे को फॉल कर सकता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि मेजर कंसर्न्स क्या, अभी जो मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस गिरावट को और ट्रिगर करने के लिए यहाँ पर 2 बड़े इवेंट इस वीक हमको देखने को मिलने वाले।
पहला है इन्वीडिया का रिजल्ट। ये टेक इंडस्ट्री के लिए, टेक सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर खराब रिजल्ट आता है तो पूरा का पूरा मार्केट आपको टेक सेगमेंट क्रैश करता हुआ दिख सकता है। और दूसरा है पीसीई डाटा, जो कि इस फ्राइडे को आने वाला है, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा। और ये फेड रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये इसके थ्रू इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। और ये दोनों इवेंट ग्लोबल मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर ये दोनों के दोनों इवेंट के अंदर जो डाटा नेगेटिव में आता है तो मार्केट और बुरी तरीके से यहाँ से क्रैश कर सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट समझते हैं जो मैंने आपको बताया था कि क्या मेजर रीजन है कि मार्केट लगातार क्रैश करता हुआ जा रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट है वो है हाई वैल्यूएशन। हाई वैल्यूएशन मींस हमारा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। अगर बैंक ऑफ अमेरिका के जो फंड मैनेजर सर्वे है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर जो सेकंड लीस्ट फेवरेट मार्केट है वो इंडिया है, एंड थर्ड पर जो अभी चल रहा है वो चाइना है। चाइना बहुत नीचे था लेकिन अभी चाइना ऊपर आ चुका है क्योंकि चाइना और ब्राज़ील जैसे जो देश है, जो उनका मार्केट है वो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव मार्केट लग रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। लेकिन जो इंडिया का मार्केट है वो अभी फिलहाल के लिए ओवर वैल्यूड लग रहा है। आप सभी को पता है 2020 से मार्केट लगातार क्रैश के बाद चढ़ा है और ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स छोटे छोटे स्टॉक्स हैं वो जंप किए, और निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये अभी टाइम है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी इंडियन मार्केट जो है फिलहाल के लिए ओवर वैल्यूड लग रहा है। और जब कोई मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वहां पे जो बड़ा इन्वेस्टर है वो अपना पैसा नहीं डालता है, वो ऐसे मार्केट में अपना पैसा डालना पसंद करता है जिस मार्केट की अभी वैल्यूएशन ठीक चल रही है, जो मार्केट अंडर वैल्यूड हो। ठीक है, तो उसके लिए अभी फिलहाल के लिए जो इंडिया है, इंडिया एक अंडर वैल्यूड मार्केट नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में काफी अच्छे तरीके से जंप आपने देखा था, जो बुल रन आया था उसमें काफी लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया। और इवन से भी चेयरपर्सन भी हमको यही कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी हमको यही अभी बता रही कि भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया था, दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मार्केट के अंदर तब प्रॉफिट बुकिंग होती है जब मार्केट क्या होता है, ओवर वैल्यूड होता है। सो इंडियन मार्केट का सबसे पहला रीजन है कि इंडियन मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, मींस ओवर वैल्यूड मार्केट चल रहा है। सेकंड और सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पे है वो है कंसर्न्स ओवर टैरिफ वॉर। जब से यूएस प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा उन्होंने टैरिफ पॉलिसीज इंपोज कर दी हैं। अब इस टैरिफ पॉलिसीज से सिंपल सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। ग्लोबल मार्केट्स को क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन का डर है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रही है, और ऊपर से अगर ये टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ पॉलिसीज ने इंपोज कर दी, तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और रिसेशन का भी खतरा है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो सबको एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि भैया ग्लोबल ट्रेड वार अभी इससे चल सकता है। सिंपल सा मतलब है कि अगर जब टैरिफ इंपोज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रंप तो प्रोटेक्ट कर दे डॉलर को कि डॉलर की वैल्यू बनी रहे, डॉलर के अगेंस्ट में कोई दूसरी करेंसी खड़ी ना हो जाए, लेकिन इससे उनको खुद पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अपना कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, अगर मैं इसको यूएस में बेचना चाहता हूँ, सिंपल सा मेरे को यहाँ पर बिजनेस करना है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको 100 रुपये में यूएस में बेच पा रहा हूँ। लेकिन अगर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया या 25% लगा दिया या 50% टैरिफ लगा दिया, तो ये जो पेन अभी तक वहाँ पर जो 100 रुपये में बिक रहा था, ये अभी 125 में बिकेगा या 150 में बिकेगा। 100% टैरिफ पे 200 बिकेगा, 200 बिकेगा, तो वहाँ पे के लोग इसको खरीदेंगे नहीं क्योंकि उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो मेरे लिए यूएस के अंदर बिजनेस कर पाना, जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है जहाँ पर हर कोई बिजनेस करना चाहता है, वो टफ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इससे ग्लोबली जो कंपनीज है इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे खुद यूएस को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यूएस के अंदर कोई भी कंपनी इस पेन को प्रोड्यूस करती है या मतलब मैन्युफैक्चर करती है, तो डेफिनेटली उसको जो इसके स्पेयर पार्ट्स है वो सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट जब करने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में डिपेंड होना पड़ता है। जब डिपेंड होना पड़ता है तो सिंपल सी बात है, अगर आप टैरिफ लगा दोगे तो उनको भी वो चीज़ इंपोर्ट करने में काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। महंगा होगा तो सेल्फ खुद जो उनके देश के जो भी मतलब कंपनीज है, सिंपल सी बात है, इस पेन को उनको मैन्युफैक्चर करके अपने ही देश में बना के बेचने में, जो पहले 100 रुपये में वो भी बेच रहे थे तो वो भी 125, 130, 150 में बेचने लग जाएंगे, क्योंकि उनको भी माल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब टैरिफ किसी दूसरे पे इंपोज किया जाता है, टैरिफ किसी दूसरे देश पे लगाया जाता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट खुद के देश को भी फेस करना पड़ता है। और इसी की वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर का यहाँ पर कंसर्न है। और इसी की वजह से जो टैरिफ पॉलिसीज है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट को ये लग रही है कि भैया जो टैरिफ पॉलिसीज है कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट के लिए भी, यूएस के लिए भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकती है, और ग्लोबल क्राइसिस तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। सो ये एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट अभी नेगेटिव चल रहा है। सो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप सभी लोग न्यूज में रोज पढ़ते आते हो, रोज चेक भी करते हो, मैसिव एफपीआई सेलिंग। अब एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स,
एंड FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखो FPI में कौन लोग आते हैं, FPI में जो आते हैं ना वो स्मॉल जो फर्म्स होती है, इन्वेस्टिंग फर्म्स होती है जो दूसरे कंट्रीज की होती है, दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी छोटी होती है। एंड उनके साथ FPI में कौन आता है, जो फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है। अगर मैं जैसे US में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं भी एक FPI हो गया, कोई US वाला इंडिविजुअल इन्वेस्टर मेरे यहाँ कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक FPI हो गया। लेकिन इसी के साथ FII होते हैं, कौन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII जो कि आप रोज डाटा देखते हो DIS FIS का, तो वो क्या होते हैं, वो बड़े बैंक्स होते हैं, ग्लोबल पेंशन फंड्स होते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अदर कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़े अमाउंट में अपना पैसा। ठीक है, तो FPI एंड FII दोनों ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज के अंदर। बेसिकली इंडिया के अंदर FII और FPI का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर अभी मैं फैब की बात करूं तो ऑलमोस्ट FPI ने जो अपना पोर्टफोलियो खाली किया है फैब के अंदर 37,000 करोड़ तक का माल अभी ये शेयर जो इंडियन मार्केट में बेच चुके हैं। दूसरा, अगर अक्टूबर से बात करें, अक्टूबर से मार्केट जो क्रैश कर रहा है उस तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का माल इंडिया के अंदर FII FPI मिल के दोनों माल बेच चुके हैं। अब इसका सिंपल सा रीजन है, देखो जब FPI या FII माल बेचते हैं उनको क्या लगता है, सिंपल सा, कोई दूसरा इमर्जिंग मार्केट दिख रहा है तभी वहां इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इन्वेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक मार्केट से उनको अपनी इन्वेस्टमेंट हटानी पड़ेगी। अगर मेरे को कहीं पर कोई प्लॉट खरीदना है, कोई जमीन खरीदनी है और मेरे पास एक पेंडिंग प्लॉट है जो पिछले 5 साल से मैं होल्ड करके बैठा हूँ एंड उस प्लॉट ने उस ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल या ट्रिपल कर दिया है और मेरे को एक नया प्लॉट दिख रहा है जहाँ पे आने वाले टाइम में स्कूल बन सकता है, कोई हाईवे निकल सकता है या कोई हॉस्पिटल बन सकता है, सो मेरे को वहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, तो बेसिकली मैं इस प्लॉट को बेचूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है। इस प्लॉट ने मेरे को ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, तो इंडियन मार्केट ने ऑलरेडी इनको काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर लगातार माल बेचे जा रहे हैं। दूसरा, US बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। अगर कोई सेफ साइड इन्वेस्ट है, बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर वहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो भाई इक्विटीज में जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहती है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी जो थोड़ा ज्यादा रहती है, वहां पर इन्वेस्ट क्यों करेगा जब बॉन्ड्स ही इतना अच्छा रिटर्न दे देते हैं। उसी के साथ जो ग्लोबल ट्रेड वार आप सभी को पता है कि भैया टैरिफ का डर है और थोड़ा सा इकोनॉमिक कंसर्न है कि भाई इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टैरिफ लगेगा, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसी मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे जो ऑलरेडी पंप कर चुकी है। सो इसी की वजह से ये लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, तो आपको मार्केट लगातार अक्टूबर से गिरता हुआ दिख रहा है। सो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर देखो, मैं आपको पहले ही बताते हुए आ रहा हूँ कि चाइना एक इमर्जिंग मार्केट दिख रहा है, काफी अट्रैक्टिव मार्केट दिख रहा है। अब इस अट्रैक्शन का आपको यार कैसे ये अट्रैक्टिव हो गया, चाइना के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों जा रहा है, लोग इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और चाइना के कुछ टाइम में, कुछ दिनों में आपने देखा होगा चाइना का मार्केट काफी अच्छा चढ़ रहा है। अब देखो एक साइकिल होती है सिंपल सा, कि किसी एक मार्केट से पैसा निकलता है तो किसी दूसरे मार्केट में जाएगा, किसी दूसरे मार्केट से पैसा निकलेगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, तीसरे मार्केट में जाएगा, तीसरे से निकलेगा चौथे मार्केट में जाएगा, फिर वो रिपीट होता जाएगा। जो अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं उनके अंदर वो पैसा रिपीट होते हुए जाता है या एक साइकिल के फॉर्म में घूमता रहता है। ठीक है, सो अभी चाइना का मार्केट इतना अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट अभी चाइना के मार्केट को सपोर्ट कर रही है ना। उन्होंने ऑलमोस्ट 9.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने का वादा किया है, मतलब प्रोवाइड करने जा रहे हैं अपने मार्केट के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई गवर्नमेंट अपनी मार्केट को पंप कराने के लिए, अपने मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा फंड अनाउंस करती है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी भी नजर है कि भाई हाँ, अगर इतना यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ की गवर्नमेंट इतना यहाँ पर क्या बोलते हैं खर्च कर दी अपने कंपनीज को उठाने के लिए, अपने बिजनेसेस को उठाने के लिए, अपने मार्केट्स को उठाने के लिए, सो डेफिनेटली वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो चाइना के अंदर काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है। सो दैट्स वाई ऑल्सो इंडिया के अंदर जो है जो इन्वेस्टर्स है अपना माल बेच रहे हैं। पांचवा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियंस के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे लेवल पे इंडिया गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट कर रही है, वो आप लोगों को बहुत पॉजिटिव दिख रहा होगा कि भैया इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए या कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया है। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, तो 2024 में 6.5 या 6.6% के आसपास थे, जो कि 2025 में 6.4% पर आ जाएगी। मीन्स इकोनॉमिक जो ग्रोथ है स्लो डाउन होती हुई जा रही है। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी रिसेंटली आपने देखा कि भाई जो इंडिया गवर्नमेंट है, या अभी जो बजट आया था, बजट के अंदर 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स हटा दिया गया, आपको टैक्स नहीं पे करना है। और आपको पता है इंडिया के अंदर 12 लाख कितने ही लोग कमाते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए मंथली सैलरी किसकी होती है
है ना। सो टॉप 1% ही हैं जो यहाँ पर बेसिकली इसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर पाएंगे। अब ये जो 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स आपको नहीं पे करना, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि इससे कंजप्शन सेक्टर जो कि काफी टाइम से पिट रहा था, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे थे, जो लोग सामान नहीं खरीदे थे, लोग ऑटोमोबाइल्स पे नहीं जा रहे थे, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदे थे क्योंकि उनकी जेब में पैसा बच नहीं आता। अब टैक्स कट किया तो लोगों की जेब में पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो क्या होगा, कंजप्शन बूस्ट होगा, कंजप्शन बूस्ट होगा तो इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी। तो सिंपल सा एक स्टेप किया गया। उसके बाद आपने देखा कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कट डाउन कर दिया। ऐसा किस लिए, ताकि लोन जो है थोड़ा सस्ते हो जाए, लोन सस्ते हो जाए, लोग कंपनीज लोन उठाए तो लोगों को क्या बोलते हैं, कंपनीज जब खड़ी होती है तो क्या करती है, 2 4 5 10 20 50 100 लोगों को रोजगार देती है। तो क्या होगा, इससे जो हमारे पास लोन सस्ता हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है लोग फिर खर्च करना भी चालू करेंगे। तो इकोनॉमिक कंसर्न्स काफी ज्यादा है, जिसको चलते हुए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट इनसाइड में अंदर ही अंदर कई सारी चीजें, कई सारी पॉलिसीज लेके आ रही है, बट ये इन्वेस्टर्स को दिख रहा है ना। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है ना, इसकी वजह से भी आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर आप कहो कि इंडियन मार्केट्स के अंदर अभी आप ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात करते हो ना, कि भाई जो हमारे पास एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जो इंट्राडे ट्रेडिंग वॉल्यूम था, वो भी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी जब से इंडियन गवर्नमेंट या आप कह सकते हो सेबी ने नई पॉलिसीज या नए रूल्स लेके आए कि भाई आपका जो लॉट साइज है उसको बढ़ा दिया है, एक्सपायरीज हटा दी है, तो जो एक छोटा इन्वेस्टर जो मार्केट में आता था उसके लिए बहुत बड़ा एंट्री बैरियर लग चुका है। अब एंट्री बैरियर लग चुका है, एंट्री नहीं कर पा रहा मार्केट के अंदर, सो उसने शिफ्ट करना चालू कर, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्रिप्टोज। ठीक है, क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या है, तो छोटा जो इन्वेस्टर था वो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जनरेट कर देता है। अब जब छोटा आदमी या जिसके जेब में कम पैसा आएगा तो खर्च ही नहीं करेगा, तो इकोनॉमी बूस्टअप नहीं होने वाली। सेम चीज इंडियन स्टॉक मार्केट में, सेम चीज ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। अगर जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो मार्केट के जो है वॉल्यूम डाउन हो जाएंगे। और 15 महीने के आई थिंक एफएनओ वॉल्यूम सबसे ज्यादा लोएस्ट स्टेज पे चल रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से नीचे का टर्नओवर इक्विटी का इंडियन मार्केट के अंदर आ चुका है। अब ये जो वॉल्यूम है कहाँ शिफ्ट हो चुका है, सिंपल सा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोग अभी तक क्रिप्टो मार्केट ट्रेड नहीं करते हो तो आप लोग ट्रेड करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक अट्रैक्टिव मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, स्पेशली फॉर द ट्रेडर। और अगर आपकी जेब में बहुत कम पैसा भी है तो अब भी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है, सिंपल सा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, आप वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी जो क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। इवन यू हैव जस्ट 1000 रुपीज से भी आप वहां पर ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अप टू 200x मार्जिन मिल जाता है। बट इतना मार्जिन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इतने मार्केट तो आपका एक ही क्लिक में वाइप आउट हो जाएगा। तो वहां पर मार्जिन बेनिफिट है, आपके ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, ग्रोथ के चांस ज्यादा है कि जहां पर आपको मार्जिन मिलता है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वहां पर मिलती है। और जहां पर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हो वहां पर आपको रिवॉर्ड भी काफी अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। और अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है तो आपको 10% का जो आपका ब्रोकरेज पड़ता है उसका फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ मेरा जो वीआईपी कम्युनिटी, जहाँ पर मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं, सेटअप्स होते हैं, मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे, उसका 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आपको मिल जाएगा। एंड जो 6th रीजन है हमारे पास वो है ग्रोथ, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स एंड यूएस फेड रेट कट। अब देखो, जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने उससे पहले जब अगर यूएस फेड रेट की बात करें तो आपने देखा था कि फेड ने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करना चालू कर देंगे, और 2 से 3 बार या 4 बार आपको 2025 में या आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा रेट कट। लेकिन जब से प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पॉलिसीज इंपोज की है। पॉलिसीज आप अभी तक आपको सभी को पता चल गया होगा कि वो क्या पॉलिसीज इंपोज कर रहे हैं दुनिया पर। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, उससे सिंपल सा थोड़ा सा जो यूएस की इकोनॉमी वो ट्रिकी हो चुकी है। मतलब अभी पता नहीं है कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, एंड यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ रहे हैं, मतलब वो अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं तो बेसिकली लोग दूसरी मार्केट से पैसा उठा के बॉन्ड यील्ड्स में डाल रहे हैं। अब यूएस का जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट कट डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको वो स्ट्रिक्ट हो चुका है, इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जब तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, तो फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट डाउन नहीं करेगा। और अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट डाउन नहीं करेगा तो ये मार्केट के लिए टफ हो सकता है, मार्केट के लिए दिक्कत देने वाली बात हो सकती है। ठीक है, सो इसी की वजह से यूएस के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिक कंसर्न चल रहे हैं कि भाई जो पॉलिसीज है उससे शायद नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए, सो जो कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कहना भी है। अब अगर यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो धीरे धीरे मीन्स वो गिरते हैं, है ना,
वो क्रैश करते या उनके जो रिटर्न्स है थोड़ा डाउन होते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ से लोग पैसा उठा के मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। अब वो हो सकता है इंडियन मार्केट में करें, और इंडियन मार्केट में जब वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स से अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो शायद हो सकता है इंडियन मार्केट वापस आपको बाइंग देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक फेड इंटरेस्ट रेट कट डाउन नहीं करता है और वहाँ की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आती है, वहाँ के कंसर्न जो है वो ठीक नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, और जब तक ट्रंप अपनी नई नई पॉलिसीज इंपोज करते रहते हैं, डेली अगर लोगों को धमकाते रहेंगे ट्वीट्स के थ्रू, तब तक आप समझ लो कि भैया इस एक बंदे का हाथ है, पूरी पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। ये इकोनॉमी को बना सकता है, टिका सकता है, और पूरी पूरी इकोनॉमी को रातों रात मतलब क्रैश भी करवा सकता है। ठीक है, हम सीधी बात करते हैं सेक्टर्स की, क्योंकि सेक्टर्स को देखना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे आपको समझ में आ जाए कि भैया हमको इन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अभी इस हाल ही में जो मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर है जो लगातार पिट रही है अपने लोएस्ट स्टेज पे और बहुत ही डिस्काउंटेड स्टेज पे आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो सेक्टर्स की बात करते हैं। सेक्टर्स में देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा बहुत स्टेबल चल रहा है, एंड उसी के साथ अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है टैरिफ की वजह से, और आप देख रहे हो कि थोड़ा सा रिजल्ट भी है इनके, थोड़ा बहुत खराबी आ रहे हैं। एंड उसके बाद मेटल्स एंड कमोडिटी सेक्टर, भाई इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ लगाया जा रहा है। आपने देखा है वो भाई जो मेटल्स है और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। हर एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, घर बनाना है, कुछ ही बनाना है, तो मेटल्स की ही वहाँ पर नीड होती है। तो इसकी वजह से ये जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट में है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो भाई जो यूएस डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है, हमारा इंडियन रुपी कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है ना, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो हमको काफ़ी ज़्यादा फिर एक्सपेंसिव पड़ जाता है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इसकी वजह से ये इसका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो पिटा हुआ है। एंड एफएमसीजी एंड कंजप्शन सेक्टर की बात करें तो थोड़ा सा स्टेबल है। क्यों? टैक्स रेट कट किया गया, थोड़ा सा स्टेबिलिटी इस पर चल रही है। टैक्स रेट कट डाउन करके थोड़ा सा कंजप्शन बढ़ रहा है, और कंजप्शन सेक्टर थोड़ा बहुत ठीक है। एंड बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा पीटे हुए हैं इस फिलहाल की जो क्रैश मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है उसके अंदर। एंड बात करते हैं जो फेवरेट स्टॉक है। अब मैं यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ अपने फेवरेट स्टॉक बता रहा हूँ जो ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे करेक्शन स्टेज पे है। टाटा मोटर्स मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, 43% डाउन है ऑल टाइम हाई से। हर किसी का आई थिंक ये एक टाइम में फेवरेट स्टॉक था, अभी भी होगा। टाटा स्टील 30% डाउन है। मैं आपको बताया ना, कमोडिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ठीक है। टाटा मोटर्स तो नीचे ये, इसमें इसके अंदर भी पार्ट्स जो है कहीं ना कहीं बाहर से मंगाए ही जाते हैं। HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर फिर भी स्टेबल है, 10% ही डाउन है, ज़्यादा कुछ डाउन नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि सबसे बड़ा स्टॉक है, जो इससे पूरा निफ्टी हिलता है, ऑलमोस्ट 26% डाउन है, आप खुद समझ सकते हो। TCS 21% यहाँ पर डाउन है। तो ये कुछ फेवरेट स्टॉक होंगे आपके, मेरे। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है, या आपके कौन से फेवरेट स्टॉक कितने डाउन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप उनको बाय करना भी पसंद करोगे नहीं, वो भी बताना, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट की भी हाल ठीक नहीं है, क्योंकि देखो जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट मतलब जीते थे। उस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम किया था, क्योंकि ट्रंप ने सपने दिखाए थे कि हम ऐसा ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे, क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। खुद के 2-3 कॉइन लॉन्च कर दिए और आपने देखा बढ़िया पैसा बना के भाई साइड हो गया। लेकिन अभी कुछ क्रिप्टो के लिए बोल नहीं था तो उससे क्रिप्टो के अंदर ऑलमोस्ट 230 बिलियन डॉलर वाइप आउट हो चुके हैं हाल ही के कुछ टाइम में, जब से क्रिप्टो मार्केट गिरना चालू हुआ है। BTC ने ऑलमोस्ट 90,000 का जो लेवल है उसको ब्रेकडाउन दे दिया है। इथेरियम जनवरी से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 24% गिर चुका है। सोलाना एक साथ भी तो लगातार गिरते हुए जा रहे, लेकिन इस फॉल को अपन ने कैप्चर किया था अपनी जो कम्युनिटी उसके थ्रू, है ना। सो अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द क्रिप्टोज एंड ग्लोबल मार्केट्स। स्पेशली क्रिप्टोज के अंदर जो भी ट्रेड सेटअप बनते हैं अपने कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। और अगर आपने डेल्टा के अंदर अकाउंट ओपन किया है तो आपको एडिशनल 1 मंथ का जो उसका एक्सेस है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये रहा क्रिप्टो मार्केट का हाल। यहाँ तक कि मैंने बात की सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, क्या क्या मेजर रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। और अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रीजंस तो कई सारे, और अगर रीजंस के बारे में बताने जाऊंगा तो ऑलमोस्ट आई हैव दिस मच ऑफ रिसर्च जो कि मैं आपको पूरा दे सकता हूँ, बट इससे फिर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इस पर पूरा का पूरा एक घंटे का वीडियो बन सकता है, बट आपको मैं क्विक अपडेट्स दे रहा था। अब सीधा सा बात करते हैं
हम अपने प्राइस एक्शन पे, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमको अपनी एनालिसिस करनी होती है। बेसिकली अगर आपको ये सब रिसर्च एनालिसिस में इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी रिसर्च करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद रिसर्च करते हो तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आपके पास प्रॉपर रिसर्च कंटेंट आना चाहिए जिससे आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना पाओ, आपको मार्केट समझने और सीखने को मिल जाए। ठीक है, सो अगर अभी निफ्टी की बात करते हैं, बेसिकली हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सो निफ्टी की बात करें, अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में मैंने लगाया हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम में लगातार मार्केट सेलिंग प्रेशर में है, लगातार मार्केट फॉल कर रहा है। टॉप से एक बढ़िया कैंडल आया था एंड उसके बाद 2 डोजी बनाता है एंड उसके बाद फिर फॉल करता है, फिर यहाँ पर रुकने की कोशिश होती है, फिर एकदम से फॉल करता है। सो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर एक चीज़ बननी है जिसको हम कहते हैं बुल ट्रैप। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है, सो मार्केट उस टाइम पे क्या बना रहा होता है, बियर ट्रैप बना रहा होता है। बियर ट्रैप लाइक बियर्स को इनवाइट करेगा, उनको हंट कर देगा, ऊपर ले जाएगा। बियर्स को इनवाइट करेगा, उनको हंट करेगा, हर एक नेगेटिव कैंडल में इन्विटेशन देता है बियर्स को, है ना, नेगेटिव कैंडल में इन्विटेशन देगा, उनको हंट करके ऊपर चला जाएगा। सो ये क्या होता है ना, एक बुलिश ट्रेंड, बुल ट्रेंड का इंडिकेशन होता है कि भाई बुल ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है। लेकिन जब बियर ट्रेंड चल रहा होता है तो वहां पर हमेशा बुल्स को इनवाइट किया जाता है। आप देखोगे बुल्स इनवाइट हुए, बहुत तगड़े तरीके से उनको हंट किया, फिर नीचे लेके आया, नीचे लेके आया। अभी यहाँ पर देखना थोड़ा सा डाउन में, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिखा के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया एंड इस ब्रेकआउट के बाद अगेन यहाँ पर क्या बन गया, एक हंट बन गया। ये हंट कैंडल है, ब्रेकआउट दिखाया, हंट कैंडल, फिर वापस से फिर से अटेम्प्ट दिखाया, क्योंकि इस बड़ी रेड कैंडल के बाद फिर से प्राइस रुक गया तो बुल्स इन्वाइट हो गए, फिर से उनको हंट कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन कर दी, सपोर्ट बनाने की कोशिश की गई मार्केट के थ्रू एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स आए होंगे। अब ये वाला टाइम है जब हमारे पास आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और बजट आने वाला था। बजट के टाइम पर प्राइस को रोका गया, मार्केट को रोका गया, मार्केट ऊपर गया, लोग बुल्स इनवाइट हुए, अगेन हंट हो रहे। तो पूरा का पूरा जो हमारा अभी ट्रेंड चल रहा है, ये नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 इंडिकेटर्स है, विच इज 9 एंड 20 EMA। 20 EMA 9 EMA मैं बेसिकली पर्सनली यूज करता हूँ, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। आप 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज को यूज करेंगे तो सभी को यूज करना आता होगा, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसको भी अपन लगा के देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जब तक प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर था, ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट क्या था, एक बुल रन में था, कंटिन्यूस बुल रन में। ठीक है, यहाँ पर ट्रैप बना, फिर बुल रन, ट्रैप बना, फिर से यहाँ पर बुल रन, ट्रैप बना, बुल रन में। अब यहाँ से क्या है, बियर रन चालू हो गया, प्राइस क्या हो गया, क्रॉस ओवर आ गया 9 एंड 20 EMA का। इस जगह पर ट्राई किया था कि ट्रैप करके ऊपर लेके जाए। ये जो सेम पैटर्न है यहाँ पर देखोगे, ये सेम पैटर्न यहाँ पर पहले भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे प्राइस देखो नीचे आया, इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैप करके ऊपर लेके गया, तो यहाँ पर बियर ट्रैप बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल के लिए बुल ट्रैप बन रहा है। सो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा जो मार्केट है बियरिश टेरिटरी में है, बियरिश ट्रेंड में है, और हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अगर हम एक ट्रेडर है तो। ठीक है, अब आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ओवर आ गया। 9 एंड 20 में एक्सपेंड होना चालू होगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, अब दोनों जो ये मूविंग एवरेज है, ये ब्लू वाला 9 EMA है, रेड वाला 20 में, दोनों की दोनों एक्सपेंड होने चालू हो गई है। और जब दोनों की दोनों एक्सपेंड होती है तो उस टाइम पर ट्रेंड काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर का टाइम था तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ी, अब एक्सपेंड होना चालू हुई है, तो अब ये ट्रेंड है काफी स्ट्रांग हो सकता है यहाँ से नीचे को। और अगर नीचे की बात करें तो हमारे पास बढ़िया यहाँ से अभी 22,547 के आसपास का प्राइस चल रहा है। और अगर ये कंटिन्यू अगर डाउन साइड में ऐसा फॉल करता है तो ये इस जोन में जा रहा है, जो जोन में काफी टाइम, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है, और काफी टाइम ऑलमोस्ट 3-4 महीने इस जोन के अंदर मार्केट पड़ा रहा। और अगर इस जोन के अंदर आ गया तो हो सकता है 3-4 महीने वापस से 21,500 से लेकर 22,500 या 21,000 से लेकर 22,000 के बीच में ही मार्केट घूमता रह जाए। और अगर एक बार ये लेवल ही ब्रेक होता है, देन हमारे पास आप देखोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 20,000 का एक राउंड नंबर निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे एक काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, फर्स्ट टाइम फेल किया था लेकिन फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये वाला जोन है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ से यहाँ आने में भी इस पर बहुत टाइम है, देखते हैं। लेकिन ये इसके लिए मेन सपोर्ट जोन बने हुए हैं, 22,000 का लेवल, 21,500 का लेवल, यहाँ तक तो ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर कंटिन्यू फॉल करता तो ऐसा आता हुआ हमको दिख सकता है। ठीक है, सो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत नेगेटिव है। और इसी के साथ अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखूँ या वीकली में देखो, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका ब्रेकडाउन भी हमको देखने को मिला है, जो कि टॉप पर मिला है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करता है। सो बेसिकली ये ट्रेंड के टॉप में बना हुआ है, तो ये क्या काम करता है, ट्रेंड को रिवर्स करने का इसका नेचर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्या वो सक्सेसफुली यहाँ पे चलता है या एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल होता है, वो हमको मार्केट ही बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है जो कि पूरे मार्केट को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सिंपल सा सेल ऑन राइज का यहाँ पे अपने को फॉर्मेट दिख रहा है। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। देखो मेरे को क्या लगता है, सिंपल सा है, मैं
एक डाई हार्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल ट्रेडर हूँ और मैं जो करता हूँ सिंपली ट्रेड करता हूँ। और आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस या मेरा पूरा का पूरा ट्रेड हिस्ट्री रिकॉर्ड आपको गूगल पर सर्च करेंगे स्टॉक बनने पीएनएल करके, तो आपको कुछ जीरो का एक साल का कुछ पीएनएल दिखने लगेगा, वो सब दिखने लगेगा। तो मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एंड बात है इन्वेस्टमेंट की। सो इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जितना मैंने समझा हुआ है, मैंने यहाँ कहीं पर अपना माल ऑलरेडी निकाल दिया था। ये मेरे लिए शायद मेरा गुड लक रहा होगा। अपन ने जब जो सेबी का जो रूल्स में बदलाव आने वाले थे, वो आई थिंक फ्राइडे को मंडे से आने वाला था, तो मैंने फ्राइडे को यहाँ कहीं पर टॉप पर माल अपना बेचा हुआ है। अब मेरा ये वाला जो एरिया है, जो 13 से 15% जब मार्केट नीचे होता है, तो वहाँ पर मैं हमेशा अपनी कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल दूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज़, सो मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट यहाँ पे 30 लाख के आसपास या 25 to 30 लाख डाल दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरे को कभी ये नहीं रहेगा कि और वेट करता हूँ नीचे आएगा और नीचे आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, मार्केट के बॉटम को कभी भी कोई कैप्चर नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। अब आपको अगर मार्केट में कोई भी चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, आपको कोई फ़ोन लेना है, अब फ़ोन लेने के लिए मार्केट में गए। मार्केट में जब आप लेने जाते हो, तो अब जब आपको फ़ोन बहुत महंगा लगता है, तो क्या आप उसको खरीदते हो? नहीं खरीदते ना। तो जब बहुत स्टॉक जब चढ़ रहे होते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे होते हैं, तब महंगे स्टॉक होते हैं और आप तब उसको क्यों खरीदते हो। तो फाइनेंशियल डिसीजन जब आपको लेना है, तब आप गलत डिसीजन ले रहे हो। लेकिन जब आपने कोई आइटम खरीदना है, तो वहाँ पर आप सोच समझ के ले रहे हो। तो वो ऐसा इतना मिसमैच क्यों। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपल सा, अगर कोई फ़ोन भी खरीदने जाते हो, तो आप देखते हो कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे मैं क्रेडिट कार्ड लगा दूँ, कितना मेरे को ऑफ मिल सकता है। यहाँ पे 1 लाख का दिखा रहा है, अगर मेरे को यहाँ पर 70,000 का मिला, तो आप 70,000 का खरीदने जाओगे, 1 लाख पर नहीं जाओगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी अगर आपको स्टॉक्स, आपके फेवरेट स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स अगर आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, अच्छे उनका फंडामेंटल्स है, अच्छे डिस्काउंट से मिल रहे हैं, 20-30-40% के चीप रेट में मिल रहे हैं, और स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे है, कंपनी अच्छी है, पास रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, तो इन स्टॉक्स का भरना चालू कर सकते हो और अपनी फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालना चालू कर सकते हो। क्योंकि 13 से 15% क्रैश में एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अब यहाँ से क्रैश आएगा तो कोई बात नहीं, आपका अनदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भरा है, उसको आप नीचे से सीधा सीधा एसआईपी के फॉर्मेट में डालना चालू कर सकते हो। सो ये तो एक तरीका होता है, जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, तब लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, तब स्मार्ट बनना चाहिए। लेकिन अभी क्या करें, आपने देखा होगा डाटा की पिछले मंथ ऑलमोस्ट 50,000 अकाउंट, या इस मंथ ऑलमोस्ट 50,000 अकाउंट, डीमेट अकाउंट बंद हो गए, लोगों ने बंद करके चले गए। कि वही लोग हैं जो इस टॉप में जब मार्केट चल रहा होता है, इस हवा में आते हैं और वो उड़ जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है, जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है, मार्केट में क्रैश चल रहा होता है, लोग डरे होते हैं, तब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो यही मेरा अपना व्यू था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट अभी डालना चालू करोगे या आप और वेट करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कुछ वॉइस इशू लगा है, अगर आपको मेरा वॉइस में कुछ चेंजमेंट दिख रहा है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड से इफेक्टेड हूँ, जिसकी वजह से मेरा वॉइस थोड़ा चेंज हो गया होगा। बट मैंने अपनी तरीके से आपको ट्राई किया काफी कुछ समझाने का, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी एजुकेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट को, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, तो आप धन पर अपना अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।